द करंट सिनारियो, यहाँ से शुरू करना है ना आज। ठीक है, तो देखो कोई क्वेश्चन है? मैनी कंट्रीज करंटली हैव फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स। बहुत से कंट्री की जो एक्सचेंज रेट है वो फिक्स है। ठीक है, बहुत से देशों ने अपने एक्सचेंज रेट को फिक्स कर दिया है। सम कंट्रीज पैक देयर करेंसी टू द डॉलर। बहुत से देशों ने या कुछ देशों ने अपनी करेंसी को डॉलर के संदर्भ में पैक कर रखा है कि हम डॉलर को एक्सचेंज करवाएंगे, हमारी करेंसी को डॉलर के बदले में। द क्रिएशन ऑफ यूरोपियन मॉनेटरी यूनियन इन जनवरी 1999। जनवरी 1999 में जब यूरोपियन मॉनेटरी यूनियन को निर्माण किया गया, उसका इन्वॉल्व परमानेंटली फिक्सिंग द एक्सचेंज रेट्स बिटवीन द करेंसीज ऑफ मेंबर्स ऑफ द यूनियन एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ ए न्यू कॉमन करेंसी द यूरो। ठीक है, यूरोपियन मॉनेटरी यूनियन की स्थापना जब 1919 में हुई, उसमें परमानेंटली फिक्सिंग एक्सचेंज रेट शामिल था, जिसमें करेंसीज को जो यूनियन के मेंबर्स थे वो एक्सचेंज करवा सकते थे। और उन्होंने एक नई प्रकार की करेंसी को जारी कर दिया था, जो करेंसी थी यूरो। यूरो करेंसी कब जारी हुई? 1999 में। ठीक है, अंडर द मैनेजमेंट ऑफ यूरोपियन सेंट्रल बैंक। ठीक है, किसके तहत जारी की गई थी? यूरोपियन सेंट्रल बैंक की मैनेजमेंट के तहत जारी की गई थी। फ्रॉम जनवरी 2002, जनवरी 2002 से एक्चुअल नोट्स एंड कॉइन्स वर इंट्रोड्यूस्ड। एक्चुअल नोट्स एंड कॉइन्स, वास्तविक नोट और कॉइन जारी किए गए यूरो के। सो फार अभी तक 12 ऑफ द 25 मेंबर ऑफ द यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन के 25 में से 12 सदस्यों ने हैव एडॉप्टेड द यूरो, यूरो करेंसी को स्वीकार कर लिया। ठीक है, यूरो जो यूरोपियन यूनियन है उसमें सदस्य के देश कितने हैं? 25। उसमें से 12 देशों ने उसको यूरो को अपना लिया है, तो यूरो कंट्रीज बोला जाता है इनको। ठीक है, एक ही मुद्रा चल रही है इनमें। सम कंट्रीज पैक देयर करेंसी टू द फ्रेंच फ्रैंक। कुछ देशों ने अपनी करेंसी को फ्रांसीसी फ्रैंक के संदर्भ में पैग कर रखा है कि फ्रांसीसी करेंसी के संदर्भ में हम इसको एक्सचेंज रेट फ्लोट होता रहेगा। मोस्ट ऑफ दिस आर फॉर्मर फ्रेंच कॉलोनीज इन अफ्रीका। इनमें से बहुत से जो देश हैं वो अफ्रीका में फ्रांस की कॉलोनीज से पहले फ्रांस की कॉलोनी थे, और उन देशों ने अपनी करेंसी को फ्रांस की करेंसी के संदर्भ में पैक कर रखा है। अदर्स पैक टू ए बास्केट ऑफ करेंसीज। दूसरे जो देश हैं उन्होंने एक बास्केट ऑफ करेंसी के संदर्भ में अपनी करेंसी को पैक कर रखा है, विद द वेट्स रिफ्लेक्टिंग द कंपोजिशन ऑफ देयर ट्रेड। जो वेट है उस करेंसी का, बास्केट का, वो उनके ट्रेड की कंपोजिशन को प्रदर्शित कर रहा होता है। ऑफन स्मॉलर कंट्रीज आल्सो डिसाइड टू फिक्स देयर एक्सचेंज रेट्स। प्राय छोटे छोटे देश भी अपने एक्सचेंज रेट्स को पैक करने का फैसला करते हैं, रिलेटिव टू एन इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर, जो अपने एक महत्वपूर्ण ट्रेडिंग पार्टनर से संबंधित होती है। ठीक है, उस करेंसी के संदर्भ में एक्सचेंज रेट को पैक करने की, फिक्स करने की कोशिश करते हैं। अर्जेंटीना, जो अर्जेंटीना है, फॉर एग्जांपल उदाहरण के लिए, एडॉप्टेड द करेंसी बोर्ड सिस्टम इन 1991। अर्जेंटीना ने करेंसी बोर्ड को 1991 में एडॉप्ट कर लिया था। अंडर दिस, इसके तहत द एक्सचेंज रेट बिटवीन द लोकल करेंसी, द पैसो, अर्जेंटीना की लोकल करेंसी क्या पैसो, एंड द डॉलर वाज फिक्स्ड बाय लॉ, और डॉलर को एक कानून के माध्यम से फिक्स कर दिया गया। द सेंट्रल बैंक हेल्ड इन फॉरेन करेंसी। सेंट्रल बैंक के पास काफी फॉरेन करेंसी थी, टू बैक ऑल द डोमेस्टिक करेंसी, कि वो सारी डोमेस्टिक करेंसी को समर्थन प्राप्त कर सकती थी। एंड रिजर्व्स इट हैड इशूड, और जो रिजर्व था जो उसने इशू किया था उसको भी वो समर्थन प्रदान कर सकती थी। इन सच एन एग्रीमेंट, इस प्रकार के एग्रीमेंट में, समझौते में, द कंट्री कैनॉट एक्सपेंड द मनी सप्लाई एट विल। जो कंट्री है वो अपनी इच्छा अनुसार मनी सप्लाई को नहीं बढ़ा सकता है। ठीक है, आल्सो, इसके अतिरिक्त, इफ देयर इज ए डोमेस्टिक बैंकिंग क्राइसिस, यदि कोई डोमेस्टिक बैंकिंग क्राइसिस हो, संकट हो, व्हेन बैंक्स नीड टू बोरो डोमेस्टिक करेंसी, जब बैंक्स को डोमेस्टिक करेंसी बोरो करने की कोशिश करनी पड़ती है या आवश्यकता होती है, द सेंट्रल बैंक कैन नो लॉन्गर एक्ट एज ए लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट। जो सेंट्रल बैंक है वो एक लास्ट रिजोर्ट के रूप में काम नहीं कर सकता है। ठीक है, क्योंकि कानून के द्वारा उसने क्या किया हुआ, फिक्स किया हुआ है। हाउएवर, हालांकि, फॉलोइंग ए क्राइसिस के बाद अर्जेंटीना अबेंडन द करेंसी बोर्ड, अर्जेंटीना ने करेंसी बोर्ड को त्याग दिया, बंद कर दिया, एंड लेट इट्स करेंसी फ्लोट इन जनवरी 2002, और इसकी करेंसी को फ्लोट होने दिया 2002 में, जनवरी 2002 में। ठीक है, अनदर अरेंजमेंट एडॉप्टेड बाय इक्वाडोर इन 2000 वाज द डॉलराइजेशन, व्हेन इट अबेंडन द डोमेस्टिक करेंसी एंड एडॉप्टेड द यूएस डॉलर। ठीक है, एक दूसरी व्यवस्था की गई इक्वाडोर के द्वारा 2002 में डॉलराइजेशन के संदर्भ में, क्योंकि जब 2002 में इक्वाडोर ने डॉलर को अपना लिया था, अपनी करेंसी का डॉलराइजेशन कर दिया था,
मतलब करेंसी में डॉलर सप्लाई कर दिए थे। अब उस करेंसी को त्याग दिया, खुद की जो करेंसी थी, अब डॉलर यूज होने लग गया था, उसने डॉलर को क्या कर लिया था, अपना लिया था। ऑल प्राइसेस आर कोटेड इन डॉलर टर्म्स, जो सभी प्राइसेस थे वो डॉलर के टर्म्स में बताए गए। एंड द लोकल करेंसी इज नो लॉन्गर यूज इन ट्रांजेक्शन, और जो लोकल करेंसी थी वो लेन देन में प्रयोग नहीं होती थी। ऑल्दो अनसर्टेनिटी एंड रिस्क कैन बी अवॉइडेड, हालांकि अनिश्चितता और जोखिम को टाला जा सकता है। इक्वाडोर हैज गिवन द कंट्रोल ओवर इट्स मनी सप्लाई टू द सेंट्रल बैंक ऑफ यूएस। इक्वाडोर ने उसकी मनी सप्लाई का जो कंट्रोल है यूएस के सेंट्रल बैंक को दे रखा है, द फेडरल रिजर्व। यूएस का सेंट्रल बैंक कौन सा? फेडरल रिजर्व। इसको मनी सप्लाई का कंट्रोल दे रखा है, विच विल नाउ बी बेस्ड ऑन इकोनॉमिक कंडीशंस इन द यूएस। जो इकोनॉमिक कंडीशंस इन द यूएस उसके ऊपर बेस्ड ऑन था। इज इट क्लियर? कोई क्वेश्चन? ऑन द होल द इंटरनेशनल सिस्टम इज नाउ करेक्टराइज्ड बाय ए मल्टीपल ऑफ रेजिम्स। जो इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम है या अंतर्राष्ट्रीय जो सिस्टम है वो एक कई कई रेजिम्स के द्वारा करेक्टराइज किया गया है। विशेषता उसकी कई क्षेत्रों से है, कई क्षेत्रों के संदर्भ में उसकी विशेषता बताई जाती है। कौन कौन से रेजिम्स हैं वो, कौन कौन से क्षेत्र हैं? मोस्ट एक्सचेंज रेट चेंज स्लाइटली ऑन ए डे टू डे बेसिस। बहुत से एक्सचेंज रेट जो हैं वो दिन प्रतिदिन थोड़े थोड़े चेंज होते रहते हैं। एंड मार्केट फोर्सेज, जो मार्केट फोर्सेज हैं जनरली डिटरमाइन द बेसिक ट्रेंड्स, जो वो आमतौर पर बेसिक ट्रेंड्स को डिटरमाइन करते हैं, निर्धारित करते हैं। एवं दोज एडवोकेटिंग ग्रेटर फिक्सिटी इन इट्स एक्सचेंज रेट्स, ठीक है, फिर भी वो करेंसी जो उनकी ग्रेटर फिक्सिटी को एक्सचेंज रेट में एडवोकेट कर रही है कि वो तो काफी बहुत ज्यादा फिक्स हैं, वो तो चेंज ही नहीं हो रही है, जनरली प्रपोज सर्टेन रेंजेस, वो आमतौर पर एक कॉमन सी रेंज को प्रोपोज करती हैं, सुझाती हैं, विद इन विच, जिसके अंतर्गत या जिसके अंदर गवर्नमेंट शुड कीप रेट्स, जिनके अंदर गवर्नमेंट को रेट रखना होगा, रादर देन लिटरली फिक्स देम, उनको फिक्स करने की बजाय। मतलब गवर्नमेंट क्या है, बहुत से जो अपनी ग्रेटर फिक्सिटी जो करेंसीज बता रही हैं कि हम तो फिक्स हैं, वो क्या करती हैं, वो रेट को फिक्स करने की बजाय एक रेंज बताती हैं रेट की। मतलब मान लो 40 से 50 के बीच में ही आप एक्सचेंज रेट रखोगे, फिक्स नहीं करोगे आप। फ्लोटिंग तो हो रही हैं लेकिन विद इन लिमिट फ्लोटिंग होने दे रहे हैं, चाहे आप 41 कर दो चाहे 49 कर दो, 50 से ऊपर नहीं हो। ठीक है, ये एक्सचेंज रेट उन्होंने बताया हुआ है, एक रेंज बताई हुई है। आल्सो इसके अतिरिक्त देयर हैज बीन ए वर्चुअल एलिमिनेशन ऑफ द रोल ऑफ गोल्ड। ठीक है, जो सोने की भूमिका थी वो भी एलिमिनेशन हो चुकी है, वो भी दूर हो चुकी है। इन स्टडीज के बजाय देर इज ए फ्री मार्केट इन गोल्ड, गोल्ड में एक फ्री मार्केट हो चुकी है, इन विच द प्राइस ऑफ गोल्ड इज डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई, जिसके माध्यम से जो सोने का प्राइस है वो सप्लाई और डिमांड के द्वारा निर्धारित किया जाता है। कमिंग मेनली फ्रॉम ज्वेलर्स, ठीक है, जो डिमांड और सप्लाई मुख्य रूप से ज्वेलर्स के माध्यम से आ रही होती है, इंडस्ट्रियल यूजर्स के माध्यम से आ रही होती है, डेंटिस्ट के माध्यम से आ रही होती है, स्पेकुलेटर्स के माध्यम से आ रही होती है, एंड ऑर्डिनरी सिटीजन्स या साधारण नागरिकों के माध्यम से डिमांड और सप्लाई आ रही होती है, हु व्यू गोल्ड एज ए गुड स्टोर ऑफ वैल्यू, जो सोने को एक गुड स्टोर ऑफ वैल्यू के रूप में देखते हैं। समझ गए? डेंटिस्ट के माध्यम से कैसे डिमांड आ रही है, सोने के दांत चढ़वाते हैं लोग। ठीक है, द डिटरमिनेशन ऑफ इनकम इन एन ओपन इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी में इनकम का निर्धारण कैसे हो, इसको पढ़ेंगे। विद कंज्यूमर्स एंड फर्म्स हैविंग एन ऑप्शन टू बाय गुड्स प्रोड्यूस्ड एट होम एंड अब्रॉड। ठीक है, जब कंज्यूमर्स के पास ये ऑप्शन होता है कि वो उन चीज़ों को खरीद सकते हैं जो चीज़ें विदेश में बनी हैं या अपने कंट्री में बनी है, देश में बनी हुई है। वी नाउ नीड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डोमेस्टिक डिमांड, अब हमें आवश्यकता है कि हम डोमेस्टिक डिमांड में फॉर गुड्स एंड द डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स। ठीक है, हम डोमेस्टिक डिमांड्स जो होती है फॉर गुड्स वस्तुओं की उसमें, और द डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स, ठीक है, उसमें क्या करें, अंतर देखें। किस किस को? डोमेस्टिक डिमांड्स ऑफ गुड और डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स। समझ में आई ये लाइन? दोबारा पढ़ो इसको, फिर बताओ क्या समझ में आया। डिमांड फॉर गुड्स एंड द डिमांड, एक तो जो आपने
कि देश में बढ़ेंगे डोमेस्टिक डिमांड फॉर गुड्स मतलब एक देश की वस्तुओं की डिमांड, वो वस्तुएं बाहर से भी हो सकती हैं और वो वस्तुएं अंदर से भी हो सकती हैं। एक तो वो होगी डोमेस्टिक डिमांड, होगी वो किसी देश की डिमांड होगी वस्तुओं की, ठीक है। और डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स का मतलब ये हो गया कि देश में बनी हुई वस्तुओं की डिमांड, ठीक है। अब हम इन दोनों में अंतर देखेंगे, ठीक है। क्या अंतर देखेंगे, देखो, नेशनल इनकम आइडेंटिटी फॉर एन ओपन इकोनॉमी। एक ओपन इकोनॉमी में नेशनल इनकम की पहचान कैसे हो। इन ए क्लोज्ड इकोनॉमी, एक क्लोज्ड इकोनॉमी में देर आर थ्री सोर्सेज, तीन सोर्सेज होते हैं ऑफ डिमांड के। ओपन इकोनॉमी, क्लोज इकोनॉमी में तीन सोर्सेज कौन से होते हैं फॉर डोमेस्टिक गुड्स के लिए। एक तो कंजम्पशन के लिए, गवर्नमेंट स्पेंडिंग के लिए एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट के लिए। वी कैन राइट, हम क्या लिख सकते हैं, ये इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ठीक है, ये इनकम होगी। इन एन ओपन इकोनॉमी में एक्सपोर्ट्स कंस्टिट्यूट एन एडिशनल सोर्स ऑफ डिमांड। एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है क्योंकि बाहर विदेश से डिमांड हो रही है, वो भी हो सकती है फॉर डोमेस्टिक गुड्स की एंड सर्विसेज की दैट कम्स फ्रॉम अब्रॉड एंड देयरफॉर मस्ट बी एडेड टू एग्रीगेट डिमांड, जो अब्रॉड से आती है और इसीलिए हमें इसे एग्रीगेट डिमांड में ऐड करना होगा। इंपोर्ट है सप्लीमेंट सप्लाईज, वो सप्लाईज को दिखाते हैं इन डोमेस्टिक मार्केट्स में एंड कंस्टिट्यूट दैट पार्ट ऑफ डोमेस्टिक डिमांड, वो डोमेस्टिक डिमांड का पार्ट होते हैं, ठीक है। दैट फॉल्स ऑन फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, जो फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज पर फॉल्स ऑन होती है डिमांड, मतलब उनसे पूरी होती है। देयरफॉर इसीलिए द नेशनल इनकम आइडेंटिटी फॉर एन ओपन इकोनॉमी इज, ओपन इकोनॉमी में जो नेशनल इनकम होगी वो कैसे निर्धारित होगी, वो ऐसे निर्धारित होगी, ठीक है। मतलब वाई प्लस एम का मतलब इम्पोर्ट, ठीक है, मतलब कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड एक्सपोर्ट, ये टोटल एक्सपोर्ट हो गया, टोटल डिमांड होगी ये, मतलब ये बता रखा है, ये इंपोर्ट हो गया, ये क्या हो गया, ये डोमेस्टिक डिमांड होगी। डोमेस्टिक डिमांड नहीं, ये क्या होगी, डोमेस्टिक डिमांड्स ऑफ गुड या गुड्स फॉर डोमेस्टिक डिमांड, गुड्स, ठीक है। इसमें तो कंजम्पशन देश का, इन्वेस्टमेंट देश की, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड एक्सपोर्ट कर दिया, मतलब ये डोमेस्टिक डिमांड होगी, डोमेस्टिक डिमांड्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज होगी, ठीक है। ये क्या होगा, डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज जो अब्रोड से आ रही है इंपोर्ट के माध्यम से। रीअरेंजिंग वी गेट, अगर हम इसको रीअरेंज कर रहे होते हैं तो क्या कर रहे होते हैं कि कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट है, ये एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा है, इंपोर्ट को माइनस कर दो, या फिर हम इसको ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। व्हेन एनएक्स इज नेट एक्सपोर्ट्स, ये क्या है, नेट एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कर देंगे तो नेट एक्सपोर्ट हमें मिल जाएगा, या इसको नेट एक्सपोर्ट्स लिख लो, या फिर इसको यहाँ पर जोड़ दो, ठीक है, यहाँ लिखो ही मत, ठीक है। मतलब नेट एक्सपोर्ट्स का मतलब क्या, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। पॉजिटिव नेट एक्सपोर्ट्स विद एक्सपोर्ट्स ग्रेटर देन इंपोर्ट्स इंप्लाइज ए ट्रेड सरप्लस, उसका मतलब होता है कि ये ट्रेड सरप्लस में है, जो पॉजिटिव एनएक्स होता है, नेट एक्सपोर्ट होता है। एंड नेगेटिव नेट एक्सपोर्ट्स का मतलब होता है कि जो ट्रेड है वो ट्रेड डेफिसिट हो रहा है, मतलब हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट हम कम कर रहे हैं। टू एग्जामिन द रोल्स ऑफ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स इन डिटरमाइनिंग इक्विलिब्रियम इनकम इन एन ओपन इकोनॉमी, किसी एक ओपन इकोनॉमी में इनकम के संतुलन को निर्धारित करने के लिए हमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के रोल को परीक्षण करना होगा, देखना होगा कि क्या इनका रोल। वी फॉलो द सेम प्रोसीजर एज वी डिड फॉर द क्लोज्ड इकोनॉमी केस, हमने जो क्लोज इकोनॉमी के केस में प्रोसीजर फॉलो किया था, हम उसी सेम प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। वी टेक इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग, हम इन्वेस्टमेंट को, गवर्नमेंट स्पेंडिंग को लेते हैं एज ऑटोनोमस लेते हैं इसको, मतलब अपने आप हो रही है, हमें पता नहीं कितनी हो रही है, ठीक है। इन एडिशन, इसके अतिरिक्त वी नीड टू स्पेसिफाई द डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंपोर्ट्स, हमें इंपोर्ट के डिटर्मिनेंट्स को स्पेसिफाई करने की, विशेषता पूर्वक बताने की आवश्यकता है। एंड एक्सपोर्ट्स, और एक्सपोर्ट्स को भी स्पेसिफाई करने की आवश्यकता है, बताने की आवश्यकता है। द डिमांड फॉर इंपोर्ट्स डिपेंड्स ऑन डोमेस्टिक इनकम, जो इंपोर्ट की डिमांड है वो डोमेस्टिक इनकम पर डिपेंड करती है। डोमेस्टिक इनकम ज़्यादा है तो बाहर से भी चीज़ें खरीद सकते हैं वो, ठीक है, इनकम पर डिपेंड करती है इंपोर्ट की डिमांड। एंड द रियल एक्सचेंज रेट, और रियल एक्सचेंज रेट पर भी डिमांड करती है, हो सकता है इनकम ज़्यादा हो लेकिन एक्सचेंज रेट में, फॉरेन करेंसी में ज़्यादा मिल रही हो, तो वो एक्सचेंज रेट पर भी डिमांड करती है। हायर इनकम लीड्स टू हायर इंपोर्ट्स, जो हायर इनकम होगी उसे हायर इंपोर्ट होगा। रिकॉल दैट द रियल एक्सचेंज रेट इज डिफाइंड एज द रिलेटिव प्राइस ऑफ फॉरेन गुड्स,
ठीक है, इसको याद करो कि जो रियल एक्सचेंज रेट है वो जो फॉरेन गुड्स का उसके संदर्भ में प्राइस है उसके द्वारा रियल एक्सचेंज रेट को डिफाइन किया जाता है इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक गुड्स के टर्म्स में। मतलब मान लो डोमेस्टिक गुड्स का मूल्य कुछ और है और फॉरेन गुड्स का मूल्य कुछ और है, उसके संदर्भ में हम क्या करते हैं, जो रियल एक्सचेंज रेट है उसको डिटरमाइन करते हैं। ए हायर आर मेक्स फॉरेन गुड्स, ए हायर आर, आर का मतलब क्या है, एक्सचेंज रेट। अगर एक्सचेंज रेट हायर है तो वो क्या बताती है, मेक फॉरेन गुड्स रिलेटिवली मोर एक्सपेंसिव, वो फॉरेन गुड्स को मोर एक्सपेंसिव कर देती है, ज़्यादा महंगी बना देती है, देयर बाय लीडिंग टू ए डिक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट्स। अगर फॉरेन गुड्स महंगी हो जाती हैं तो इंपोर्ट्स क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। दस इस प्रकार से इंपोर्ट्स डिपेंड पॉजिटिवली ऑन वाई एंड नेगेटिवली ऑन आर। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो इंपोर्ट्स है वो सकारात्मक रूप से डोमेस्टिक इनकम के ऊपर डिपेंड करता है और नकारात्मक रूप से एक्सचेंज रेट के ऊपर डिपेंड करता है। द एक्सपोर्ट ऑफ वन कंट्री इज बाय डेफिनेशन, परिभाषा के अनुसार अगर हम देखें तो किसी देश का जो एक्सपोर्ट होता है वो इंपोर्ट ऑफ अनदर, वो किसी दूसरे का इंपोर्ट होता है। ठीक है, मान लो मेरे देश का जो एक्सपोर्ट है, जिस देश में मैं भेज रहा हूं उस देश का तो वो इंपोर्ट है। ठीक है, दस इस प्रकार से आवर एक्सपोर्ट्स वुड कंस्टिट्यूट फॉरेन इंपोर्ट्स, हमारा जो एक्सपोर्ट होगा वो फॉरेन इंपोर्ट का भाग होगा। इट वुड डिपेंड ऑन फॉरेन इनकम, और ये जो एक्सपोर्ट है यह फॉरेन की इनकम पर डिपेंड करेगा। वाई एफ मीन्स फॉरेन इनकम। ठीक है, एंड ऑन आर और एक्सचेंज रेट पर डिपेंड करेगा। ए राइज इन फॉरेन इनकम, फॉरेन इनकम में अगर राइज होगी विल इंक्रीज फॉरेन डिमांड फॉर आवर गुड्स, वो हमारी वस्तुओं की फॉरेन डिमांड को बढ़ा देगा। दस इस प्रकार से लीडिंग टू हायर एक्सपोर्ट, हमारा एक्सपोर्ट हाई चला जाएगा। ये बात समझ में आई? क्या समझ में आई बताना मेरे को। अगर ये डिपेंड होगा इनकम के ऊपर, तो जो फॉरेन क्या डिपेंड होगा इनकम के ऊपर? जो एक्सपोर्ट हमारे देश से जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो किसकी इनकम पर डिपेंड करेगा? हमारी देश की हमारे देश की इनकम पर नहीं, दूसरे देश की इनकम। दूसरे देश ठीक है, हमारे देश में इनकम बढ़ेगी तो क्या होगा, इंपोर्ट बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि फॉरेन गुड्स की डिमांड बढ़ेगी क्योंकि इनकम ज़्यादा होगी। ठीक है, अगर हमारे देश में एक्सचेंज रेट कम होगा तो क्या फॉरेन गुड्स की डिमांड बढ़ेगी? आंसर यस और नो। एक्सचेंज रेट हमारे देश में एक्सचेंज रेट कम हो गया, ठीक है, तो क्या फॉरेन गुड्स की डिमांड बढ़ेगी या घटेगी? कम होगा तो एक्सचेंज रेट कम होगी तो डिमांड फिर फॉरेन से तो फिर कम ही होगी। कम नहीं होगी। एक्सचेंज रेट अगर कम होगा तो डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी। ये लाइन मैंने पढ़ाई थी। जो इंपोर्ट है वो पॉजिटिवली वाई पर डिपेंड करता है, मतलब डोमेस्टिक इनकम पर। डोमेस्टिक इनकम बढ़ेगी तो क्या होगा, इंपोर्ट बढ़ेगा। ठीक है, और नेगेटिवली डिपेंड करता है आर पर, अगर आर कम होगा तो बढ़ेगा। समझ में आ गया? अब इसमें क्या बता रखा है, इस प्रकार से जो हमारा एक्सपोर्ट है वुड कंस्टिट्यूट फॉरेन इंपोर्ट्स, उसका मतलब क्या है कि वो फॉरेन का इंपोर्ट है, कोई ना कोई तो इंपोर्ट करवा ही रहा है। इट वुड डिपेंड ऑन फॉरेन इनकम, तो हमारा जो इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट जो है वो फॉरेन की इनकम पर डिपेंड करता है। ठीक है, एंड ऑन आर और एक्सचेंज रेट पर डिपेंड करता है। ए राइज इन फॉरेन इनकम, या फॉरेन इनकम में कोई राइज हो जाता है, विल इंक्रीज फॉरेन डिमांड ऑफ आवर गुड्स, वो हमारी जो वस्तुएं हैं उनकी फॉरेन डिमांड को बढ़ा देगा, मतलब हमारी वस्तुओं की डिमांड बढ़ जाएगी। 10 इस प्रकार से लीडिंग टू हायर एक्सपोर्ट, इस प्रकार से हमारा जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ जाएगा। एंड इंक्रीज इन आर, यदि आर में इंक्रीज हो जाता है, एक्सचेंज रेट बढ़ जाती है, विच मेक्स डोमेस्टिक गुड्स चीपर, जो डोमेस्टिक गुड्स को चीपर बना देता है। एक्सचेंज रेट अगर ज़्यादा बढ़ गई तो हमारे देश की जो वस्तुएं हैं वो सस्ती हो जाएंगी। विल इंक्रीज अवर एक्सपोर्ट्स, वो हमारे एक्सपोर्ट्स को क्या करेंगी, बढ़ा देंगी। ठीक है, एक्सपोर्ट्स डिपेंड पॉजिटिवली ऑन फॉरेन इनकम, जो एक्सपोर्ट है
वो फॉरेन इनकम पर पॉजिटिवली डिपेंड करता है, एंड द रियल एक्सचेंज रेट और रियल एक्सचेंज रेट पर पॉजिटिवली डिपेंड करता है। दस इस प्रकार से एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स डिपेंड ऑन डोमेस्टिक इनकम। एक्सपोर्ट्स और जो इंपोर्ट है डोमेस्टिक इनकम पर डिपेंड करते हैं, फॉरेन इनकम पर डिपेंड करते हैं, एंड द रियल एक्सचेंज रेट और रियल एक्सचेंज रेट पर डिपेंड करते हैं। वी एज्यूम प्राइस लेवल, हम प्राइस लेवल को मानते हैं, एंड द नॉमिनल एक्सचेंज रेट को मानते हैं टू बी कांस्टेंट, कि वो कांस्टेंट है, ठीक है, वो लगातार बने हुए हैं, घट बढ़ नहीं रहे हैं। हेंस अतः जो एक्सचेंज रेट है विल बी फिक्स्ड, वो फिक्स हो जाएगी, ठीक है। अगर प्राइस सेम है, वो घट नहीं रहे हैं, कांस्टेंट है, तो एक्सचेंज रेट भी घटे बढ़ेगी नहीं, वो भी सेम हो जाएगी, ठीक है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के दृष्टिकोण से फॉरेन इनकम, जो फॉरेन इनकम है एंड देयरफॉर एक्सपोर्ट्स, और जो एक्सपोर्ट्स है आर कंसीडर्ड एक्सोजीनस, हम उसको एक्सोजीनस मानेंगे कि वो जो फॉरेन इंपोर्ट है, फॉरेन और जो एक्सपोर्ट है वो बाहर विदेशों में ही पैदा हो रहे हैं, डिमांड उनकी विदेशों में पैदा हो रही है, हमारे देश में नहीं। द डिमांड फॉर इंपोर्ट इज दस एज्यूम टू बी डिपेंड ऑन इनकम हैव एन ऑटोनोमस कंपोनेंट, जो इंपोर्ट की डिमांड है हम उसको मानते हैं कि वो हमारी इनकम पर डिपेंड करती है और ऑटोनोमस कंपोनेंट है, वो एक स्वचालित घटक है, ठीक है। ये बता रखी है इक्वेशन, इक्वेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट हेयर। यहाँ पर जो एम है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट है, ठीक है, जो एम बताया गया छोटा एम, ठीक है, और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट इज डिपेंड ऑन डोमेस्टिक इनकम, ठीक है। द फ्रैक्शन ऑफ एन एक्स्ट्रा रुपी ऑफ इनकम, एक एक्स्ट्रा इनकम, रुपए की जो इनकम है वो डिपेंड, जो फ्रैक्शन है स्पेंट ऑन इम्पोर्ट, जो इम्पोर्ट पर स्पेंड की जाती है, अ कॉन्सेप्ट एनालोगस टू द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो उसी के समान है जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमने पढ़ा था, उसी के समान है। इक्विलिब्रियम क्या होगा, ये होगा, नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है। In order to examine the effects of allowing for foreign trade in the income expenditure framework, ये एग्जामिन करने के लिए कि फॉरेन ट्रेड को हम अनुमति दे देते हैं कि वो इनकम एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क के प्रभाव, उस पर प्रभाव डाले, उसको एग्जामिन करे। वी नीड टू कंपेयर इक्वेशन, हमें आवश्यकता है कि हम इक्वेशन 6.10 को कंपेयर करें विद द इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम इनकम, जो इक्विलिब्रियम इनकम का इसके समान ही एक्सप्रेशन किया गया था इन क्लोज्ड इकोनॉमी मॉडल, क्लोज्ड इकोनॉमी मॉडल में, उसके साथ कंपेयर करें। इन बोथ इक्वेशन, दोनों इक्वेशन में इक्विलिब्रियम इनकम इज एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स, जो इनकम इक्विलिब्रियम इनकम जो है वो एक्सप्रेस किया जाता है टू टर्म्स में। कैसे टर्म्स में, द ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर, एक तो ये, एंड द लेवल ऑफ ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर, और ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर का लेवल क्या है, एक ही है, दूसरा, इन दोनों टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाता है इनकम का इक्विलिब्रियम। वी कंसिडर हाउ ईच ऑफ दिस चेंज इन एन ओपन इकोनॉमी कॉन्टेक्स्ट, हम समझते हैं कि कैसे यह ओपन इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में चेंज होता है, सिंस क्योंकि एम जो है क्या, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट, ठीक है, जो है द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट, ये इज ग्रेटर देन जीरो, हम समझते हैं कि वो ग्रेटर देन जीरो होगी, क्योंकि इंपोर्ट तो होगा ही होगा, इंपोर्ट कभी बंद नहीं होगा ओपन इकोनॉमी में। वी गेट ए स्मॉलर मल्टीप्लायर इन एन ओपन इकोनॉमी, हम एक ओपन इकोनॉमी में स्मॉलर मल्टीप्लायर हमें मिल जाता है, ये ऐसे दिया गया है, ठीक है। ये एग्जांपल बताया गया है, जो एग्जांपल है क्या है, सी, ये वो है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। एनी क्वेश्चन? द फॉल इन द वैल्यू ऑफ द ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर, ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर में अगर उसकी वैल्यू में फॉल हो जाता है, कम हो जाती है, विद द ओपनिंग अप ऑफ द इकोनॉमी, इकोनॉमी के ओपन अप होने के साथ, खुलने के साथ, can be explained with reference to our previous discussion of the multiplier process, ठीक है, वो एक्सप्लेन की जा सकती है जो हमने पीछे डिस्कशन किया था मल्टीप्लायर प्रोसेस में, चैप्टर 4 में वीडियो बना रखी है, उसको देख लें। ए चेंज इन ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर, ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर में यदि कोई परिवर्तन होता है, फॉर इंस्टेंस उदाहरण के लिए, ए चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट स्पेंडिंग में चेंज हो गया, विल हैव ए डायरेक्ट इफेक्ट ऑन इनकम, वो उसका इनकम के ऊपर प्रत्यक्ष प्रभाव होगा, एंड एन इंड्यूस्ड इफेक्ट ऑन कंजम्पशन, और उसका जो इफेक्ट होगा वो कंजम्पशन पर भी होगा, विद ए फर्दर इफेक्ट ऑन द इनकम, जिसका आगे फिर से इनकम पर इफेक्ट पड़ेगा मल्टीप्लायर के कम होने के साथ। विद एन एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंजम्पशन, एमपीसी के साथ ग्रेटर देन जीरो, जो जीरो से ज्यादा बड़ी होती है, a proportion of the induced effect on consumption,
कंजम्पशन पर जो इफेक्ट पड़ा है उसके एक प्रोपोर्शन के साथ विल बी ए डिमांड फॉर फॉरेन नॉट डोमेस्टिक गुड्स, उसके कंजम्पशन के साथ जो डिमांड होगी वो फॉरेन की होगी, नॉट डोमेस्टिक गुड्स, वो डोमेस्टिक गुड्स की डिमांड नहीं होगी। देयरफॉर द इंड्यूस्ड इफेक्ट ऑन डिमांड, जो डिमांड की इंड्यूस्ड इफेक्ट है, डिमांड पर जो इंड्यूस्ड इफेक्ट पड़ा है एमपीसी से फॉर डोमेस्टिक गुड्स का, एंड हैंस ऑन डोमेस्टिक इनकम, और अतः डोमेस्टिक इनकम पर भी क्या होगा, इफेक्ट पड़ेगा, विल बी स्मॉलर, वो जो इफेक्ट पड़ेगा वो कैसा होगा, वो स्मॉलर इफेक्ट होगा। ठीक है। द इंक्रीज इन इंपोर्ट्स पर यूनिट ऑफ इनकम, ठीक है, जो इंपोर्ट का यूनिट इंक्रीज होता है, जो बढ़ता है पर यूनिट ऑफ इनकम, इनकम की पर यूनिट बढ़ने से, मतलब इनकम हमारी इतनी यूनिट बढ़ी है तो इंपोर्ट हमारा कितना बढ़ा है। ठीक है, उसके साथ कंस्टिट्यूट एन एडिशनल लीकेज फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो ऑफ डोमेस्टिक इनकम, वो हमारा डोमेस्टिक इनकम का एक एडिशनल लीकेज होता है, मतलब इनकम हमारी बढ़ गई, सर्कुलर होने के बजाय डिमांड, जो गुड्स की जो डिमांड है वो फॉरेन से आ रही है, तो हमारे पैसे भी तो फॉरेन में ही जाएंगे, वो सर्कुलर इकोनॉमी नहीं होगी फिर। ठीक है, वो इकोनॉमी में लीकेज हो जाएगी। एट ईच राउंड ऑफ मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर के प्रत्येक राउंड में लीकेज होती चली जाएगी। ठीक है, मल्टीप्लायर के प्रोसेस में, एंड रिड्यूसेस द वैल्यू ऑफ ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर, इस प्रकार से जो इकोनॉमिक ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर है उसकी जो वैल्यू जो है वो रिड्यूस होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। द सेकेंड टर्म इन इक्वेशन 6.10 शोज दैट, जो 6.10 इक्वेशन है उसमें जो सेकेंड टर्म है वो ये दिखाता है कि इन एडिशन टू द एलिमेंट्स फॉर ए क्लोज्ड इकोनॉमी, कि क्लोज्ड इकोनॉमी के एक एलिमेंट्स के अलावा ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर फॉर एन ओपन इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी का जो ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर होता है इंक्लूड्स द लेवल ऑफ एक्सपोर्ट्स, उसमें एक्सपोर्ट्स के लेवल इंक्लूड होता है, शामिल होता है, एंड द ऑटोनोमस कंपोनेंट ऑफ इंपोर्ट्स, और इंपोर्ट्स का ऑटोनोमस कंपोनेंट होता है। ठीक है, दस द चेंजेस इन देयर लेवल्स, इस प्रकार से जो उनके लेवल में चेंज होता है, आर एडिशनल शॉक्स, वो अलग से और भी शॉक्स हो जाते हैं। ठीक है, सदमा लगता है उनको, झटके लगते हैं। दैट विल चेंज इक्विलिब्रियम इनकम, जो इक्विलिब्रियम इनकम को चेंज कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 6.10 वी कैन कंप्यूट द मल्टीप्लायर इफेक्ट्स ऑन चेंज इन एक्सपोर्ट एंड ऑटोनोमस एक्सपोर्ट एंड ऑटोनोमस इंपोर्ट। ठीक है, जो इक्वेशन है 6.10 उससे हम ऑटोनोमस एक्सपोर्ट और ऑटोनोमस इंपोर्ट में जो मल्टीप्लायर पर इफेक्ट पड़ता है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कंप्यूट कर सकते हैं, उसकी गणना कर सकते हैं। ये जो एक्स के ऊपर माइनस का निशान है ये ऑटोनोमस का निशान है कि ऑटोनोमस है। ठीक है, ये स्टार स्टार लगा रखी है, इसमें क्या, एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर आवर एक्सपोर्ट्स इज एन इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड फॉर डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड आउटपुट। जो हमारे एक्सपोर्ट में डिमांड, एक्सपोर्ट में इंक्रीज होता है, हमारे देश से बाहर जो हम वस्तुएं भेज रहे हैं वो ज़्यादा वस्तुएं भेज रहे हैं, ज़्यादा डिमांड आ रही है देश से, इसका मतलब क्या होगा कि हमारे देश में जो एग्रीगेट डिमांड है वो बढ़ रही है। किन वस्तुओं की बढ़ रही है, जो वस्तुएं हमारे डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड की गई हैं उनमें डिमांड बढ़ रही है। एंड विल इंक्रीज डिमांड, और यह डिमांड बढ़ा देगा, जस्ट एज, बिल्कुल वैसे ही जैसे वुड एन इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जैसे कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग में डिमांड बढ़ती है, और या एन ऑटोनोमस इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, या फिर ऑटोनोमस इंक्रीज या इन्वेस्टमेंट में डिमांड बढ़ती है, वृद्धि होती है। इन कॉन्ट्रास्ट, इसके कॉन्ट्रास्ट में एन ऑटोनोमस राइज इन इंपोर्ट डिमांड, इंपोर्ट की डिमांड में जो ऑटोनोमस राइज होता है इज सीन टू कोज ए फॉल इन डिमांड, वो देखा जाता है डिमांड में कमी होने के कारण के रूप में देखा जाता है फॉर डोमेस्टिक आउटपुट, डोमेस्टिक आउटपुट में, एंड कोज इक्विलिब्रियम इनकम टू डिक्लाइन, और जो इनकम का इक्विलिब्रियम है वो डिक्लाइन होने का कारण बनता है, कम होने का कारण बनता है। इक्विलिब्रियम आउटपुट एंड द ट्रेड बैलेंस, इक्विलिब्रियम आउटपुट क्या है और ट्रेड बैलेंस क्या है। ठीक है, इसको देखो, वी शैल प्रोवाइड डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन ऑफ द अबव मैकेनिज्म्स एंड इन एडिशन देयर इम्पैक्ट ऑन ट्रेड बैलेंस। ठीक है, हमने जो कुछ ऊपर पढ़ा है उसका हम एक डायग्राम प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, और उस डायग्राम का ट्रेड के ऊपर, ट्रेड बैलेंस के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, जो कुछ ऊपर हमने मैकेनिज्म्स पढ़ा है उसके बारे में भी हम देखेंगे। नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट।
और नेट एक्सपोर्ट होता है एज वी सा अर्लियर, जो हमने पहले देखा था अभी थोड़ी देर पहले, डिपेंड ऑन वाई, डोमेस्टिक इनकम पर डिपेंड करता है, फॉरेन की डोमेस्टिक इनकम पर डिपेंड करता है, मतलब फॉरेन इनकम पर डिपेंड करता है, एंड आर और एक्सचेंज रेट पर डिपेंड करता है। राइज इन वाई, यदि डोमेस्टिक इनकम बढ़ती है, रेजेस इंपोर्ट, वो इंपोर्ट को बढ़ा देती है, स्पेंडिंग को, इंपोर्ट स्पेंडिंग को बढ़ा देती है, एंड लीड्स टू ट्रेड डेफिसिट, और ट्रेड डेफिसिट्स की ओर ले जाती है। ठीक है, मतलब इंपोर्ट बढ़ जाएगा, एक्सपोर्ट कम होगा तो ट्रेड डेफिसिट वैसे ही बढ़ जाएगा। इफ इनिशियली वी हैड ट्रेड बैलेंस, यदि पहले ही हमारे पास ट्रेड बैलेंस हो, नेट एक्सपोर्ट बराबर जीरो, मतलब पहले ही हमारे पास जीरो हो, मतलब ना तो हम ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना हम ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, दोनों बराबर हैं। यदि हमारा पहले ही ट्रेड बैलेंस हो, ट्रेड बैलेंस का मतलब एक्सपोर्ट भी इतना ही कर रहे हैं, इंपोर्ट भी इतना ही कर रहे हैं। एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, इंपोर्ट कम कर रहे हैं, तो वी हैव ट्रेड सरप्लस। ठीक है, हम एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं और इंपोर्ट हम ज़्यादा कर रहे हैं, वी हैव ट्रेड डेफिसिट। यदि हमारे पास ऑलरेडी ट्रेड बैलेंस हो, राइज इन फॉरेन इनकम, फॉरेन इनकम में जो राइज होगा, यदि फॉरेन की इनकम बढ़ेगी, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल का मतलब कैटरस पेरिबस। ठीक है, रेजिज और एक्सपोर्ट्स, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, फॉरेन इनकम बढ़ेगी तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। क्रिएट्स ए ट्रेड सरप्लस, वो ट्रेड सरप्लस को क्रिएट कर देता है, एंड रेजिज एग्रीगेट इनकम, और एग्रीगेट इनकम को क्या करता है, बढ़ा देता है। रियल डेप्रिसिएशन वुड रेज, जो वास्तविक डेप्रिसिएशन है वो रेज हो जाएगा, वुड रेज एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट को बढ़ा देगा, एंड रिड्यूस इंपोर्ट, वो इंपोर्ट को कम कर देगा, दस इंक्रीजिंग अवर नेट एक्सपोर्ट्स, इस प्रकार से हमारा जो नेट एक्सपोर्ट्स है वो बढ़ता चला जाता है। इन द अपर पैनल ऑफ फिगर 6.4, फिगर 6.4 जो ऊपर वाले पैनल में दी गई थी, द लाइन, कौन सी लाइन, एग्रीगेट डिमांड की, प्लॉट्स डोमेस्टिक डिमांड, वो डोमेस्टिक डिमांड को शो करती है, जैसे कि कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट स्पेंडिंग, इसको डिमांड करती है एज अ फंक्शन ऑफ इनकम, एक इनकम के फंक्शन के रूप में। द फैमिलियर क्लोज्ड इकोनॉमी रिलेशन ऑफ चैप्टर 5, चैप्टर 5 में हमें इकोनॉमी के रिलेशन के बारे में जो हमने पढ़ा था वो बताया गया इसमें। अंडर आवर स्टैंडर्ड एजम्पशन, हमारी जो स्टैंडर्ड एजम्पशंस हैं उनके तहत, इट्स स्लोप इज पॉजिटिव, इसकी जो स्लोप हो पॉजिटिव है, बट लेस देन 1, लेकिन कम, एक से भी कम। पॉजिटिव तो है लेकिन एक से भी कम है। टू गेट द डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स, डोमेस्टिक गुड्स की डिमांड को प्राप्त करने के लिए वी फर्स्ट सब्सट्रैक्ट इंपोर्ट, हमें सबसे पहले इंपोर्ट को सब्सट्रैक्ट करना होगा, कम करना होगा, घटाना होगा। ऑब्टेनिंग द लाइन ए लाइन को प्राप्त करने के लिए, ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इंपोर्ट को घटाना पड़ेगा। द डिस्टेंस बिटवीन ए डी में और ए में जो डिस्टेंस है इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट, वो इंपोर्ट की वैल्यू के इक्वल है। एम, जो एम है, ठीक है, एम का मतलब इंपोर्ट की वैल्यू के इक्वल है। बिकॉज द क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट्स इंक्रीजेज विद इनकम, क्योंकि जो इंपोर्ट की क्वांटिटी है वो इनकम के बढ़ने के साथ साथ बढ़ती चली जाती है। द डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन्स इंक्रीजेज विद इनकम, मतलब इनकम बढ़ गई तो ये डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। ये डिस्टेंस क्यों है, क्योंकि इंपोर्ट की वैल्यू का डिस्टेंस है, इंपोर्ट की वैल्यू इतनी है, इंपोर्ट अगर बढ़ेगा तो वैल्यू भी बढ़ जाएगी, तो इनकी डिस्टेंस भी बढ़ जाएगी। ए इज फ्लैटर देन ए डी, जो एग्रीगेट वो है ए जो है, ठीक है, ये जो है ये फ्लैटर है, मतलब थोड़ी सी चपटी है, देन ए डी थोड़ी सी स्लोपर है, ठीक है। बिकॉज एज इनकम इंक्रीजेज, क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ती चली जाती है, सम ऑफ द एडिशनल डोमेस्टिक डिमांड फॉल्स ऑन फॉरेन गुड्स, जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है जो एडिशनल डिमांड है वो थोड़ी थोड़ी फॉरेन गुड्स पर भी फॉल होती रहती है। मतलब कुछ कुछ जो डिमांड होती है इनकम बढ़ने के साथ साथ, वो कुछ कुछ डिमांड फॉरेन गुड्स की होती है, नॉट ओनली डोमेस्टिक गुड्स की। दस इस प्रकार से विद एन इंक्रीज इन इनकम में इंक्रीज होने के साथ साथ द डोमेस्टिक डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स, जो डोमेस्टिक डिमांड है डोमेस्टिक गुड्स की, मतलब अपने ही देश की में बनी हुई वस्तुओं की जो डिमांड है और अपने ही देश में वो डिमांड है, वो लेस देन टोटल डोमेस्टिक डिमांड, वो टोटल डोमेस्टिक डिमांड से कम होगी। मतलब कम कैसे होगी, डोमेस्टिक डिमांड मतलब इंपोर्ट से कम होगी वो, ठीक है, डिमांड कम होगी। सेकंड, दूसरा, वी ऐड एक्सपोर्ट्स एंड गेट द लाइन डी, दूसरी बात हम क्या करते हैं कि हम एक्सपोर्ट को ऐड कर देते हैं और हमें डी मिल जाता है, ठीक है। विच इज अबोव ए, जो डी जो है वो ए से अबोव है, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन डी एंड ए,
जो ए और डी के बीच में जो डिस्टेंस है इज इक्वल टू एक्सपोर्ट्स, वो एक्सपोर्ट के इक्वल है, एंड रिमेन्स कांस्टेंट बिकॉज एक्सपोर्ट्स डू नॉट डिपेंड ऑन डोमेस्टिक इनकम। और ये जो लाइन है ये कांस्टेंट ऐसे ही बनी रहती है क्योंकि जो एक्सपोर्ट हैं वो डोमेस्टिक इनकम पर डिपेंड नहीं करते हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट तो फॉरेन इनकम पर डिपेंड करता है। द टू लाइन्स आर पैरेलल, ये जो दोनों लाइन्स होंगी पैरेलल होगी। नाउ अभी द ओपन इकोनॉमी एग्रीगेट डिमांड कर्व, जो ओपन इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड कर्व है वो डी, ये एग्रीगेट डिमांड है, ठीक है। इस फ्लैटर, ये फ्लैटर हो जाएगी देन द क्लोज्ड इकोनॉमी वन, जो 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 कर्व थी वो क्लोज्ड इकोनॉमी में थी, उसके बजाय ये क्या हो जाएगी, फ्लैटर हो जाएगी, मतलब थोड़ी सी सीधी होती चली जाएगी, चपटी होती चली जाएगी। बिकॉज ए इज फ्लैटर देन ए डी, क्योंकि ए जो है वो ए डी से ज़्यादा फ्लैटर है, क्योंकि जो ए है वो ए डी से क्या है, ज़्यादा फ्लैटर है, ठीक है। नीचे होती चली जाएंगी, फ्लैटर का मतलब ऐसे होना, ठीक है। इन लोअर पैनल ऑफ फिगर 6.4 फिगर में, लोअर पैनल में वी एग्जामिन द बिहेवियर ऑफ नेट एक्सपोर्ट्स, हमने नेट एक्सपोर्ट्स के बिहेवियर का परीक्षण किया था एज ए फंक्शन ऑफ इनकम, इनकम के फंक्शन के रूप में। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए एट इनकम लेवल वाई का जो इनकम लेवल है उस पर एक्सपोर्ट्स आर गिवन बाय द डिस्टेंस ए सी, जो एक्सपोर्ट्स है वो ए सी की डिस्टेंस के द्वारा दिए गए हैं, एंड इम्पोर्ट्स बाय द डिस्टेंस ए बी, और डिस्टेंस ए बी का जो इम्पोर्ट है सो दैट नेट एक्सपोर्ट्स आर गिवन बाय द डिस्टेंस बी सी, क्योंकि ताकि जो नेट एक्सपोर्ट्स है वो बी सी की डिस्टेंस के द्वारा दिए गए हैं। नेट एक्सपोर्ट्स आर डिक्रीजिंग फंक्शन, जो नेट एक्सपोर्ट्स हैं वो डिक्रीजिंग फंक्शंस हैं और डोमेस्टिक इनकम के एज इनकम इंक्रीज, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है इम्पोर्ट इंक्रीज, इम्पोर्ट बढ़ते चले जाते हैं, एंड एक्सपोर्ट्स आर अनअफेक्टेड, जो एक्सपोर्ट्स होते हैं वो अनअफेक्टेड होते हैं, अप्रभावित होते हैं, लीडिंग टू लोअर नेट एक्सपोर्ट्स, ठीक है, वो लोअर नेट एक्सपोर्ट्स को बढ़ाते चले जाते हैं। एट वाई टी बी का मतलब ट्रेड बैलेंस है, जो इनकम में ट्रेड बैलेंस होता है, द लेवल ऑफ इनकम एट विच द वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट इज जस्ट इक्वल टू एक्सपोर्ट्स, जो इनकम का लेवल होता है वो इम्पोर्ट के ही समान होता है जैसे इक्वल टू एक्सपोर्ट्स, ठीक है। इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट्स क्या हो जाते हैं, समान हो जाते हैं। नेट एक्सपोर्ट्स आर इक्वल टू जीरो, नेट एक्सपोर्ट्स क्या हो जाएगा, फिर जीरो हो जाएगा, मतलब इम्पोर्ट भी हम जितना ही करें एक्सपोर्ट भी हम जितना ही करें तो नेक्स्ट एक्सपोर्ट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेवल्स ऑफ इनकम अबव वाई ट्रेड बैलेंस, मतलब अबव इनकम ट्रेड बैलेंस, ठीक है, जो लेवल्स ऑफ इनकम का ट्रेड बैलेंस से ज़्यादा का लीड टू हायर इंपोर्ट्स, वो हायर इंपोर्ट्स को की ओर ले जाता है, मतलब इंपोर्ट को बढ़ा देता है, एंड दस ए ट्रेड डेफिसिट, और इस प्रकार से क्या हो जाता है, ट्रेड डेफिसिट हो जाता है, इंपोर्ट को बढ़ते ही ट्रेड डेफिसिट हो जाएगा। लेवल्स ऑफ इनकम बिलो टी बी, मतलब ट्रेड बैलेंस से अगर इनकम लेवल है लीड टू लोअर इंपोर्ट, वो लोअर इंपोर्ट को लेकर के जाता है, मतलब इंपोर्ट कम कर देता है। इस प्रकार से जब इंपोर्ट कम हो जाएगा तो ट्रेड सरप्लस हो जाएगा, ठीक है। द गुड्स मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम, वस्तुओं की जो मार्केट है, बाजार जो वस्तु बाजार, वो इक्विलिब्रियम में होगा व्हेन द सप्लाई ऑफ डोमेस्टिक आउटपुट, जब डोमेस्टिक आउटपुट की जो सप्लाई होगी इज इक्वल टू द डिमांड फॉर डोमेस्टिक आउटपुट, वो डोमेस्टिक आउटपुट के डिमांड के बराबर होगी एट पॉइंट ई इन फिगर 6.5, फिगर 6.5 में पॉइंट ई पर हो जाएगी वो, ये होता है ई पॉइंट, ठीक है। एट द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन डी डी, जो डी लाइन का जो इंटरसेक्शन है यहाँ है वो इंटरसेक्शन विद द 45 डिग्री लाइन, जो 45 डिग्री लाइन है ये इसके साथ, ठीक है, यहाँ पर इक्विलिब्रियम होगा। देयर इज नो रीजन फॉर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट, इक्विलिब्रियम जो आउटपुट के लेवल का इक्विलिब्रियम है उसका कोई कारण नहीं है, ठीक है। वाई टू बी सेम एज द लेवल ऑफ आउटपुट एट विच ट्रेड इज बैलेंस्ड वाई टी बी, जो वाई है वो सेम ही होगी आउटपुट के लेवल पर, ठीक है, जिस पर ट्रेड जो है वो ट्रेड बैलेंस होगा, ठीक है। वाई अगर सेम है तो ट्रेड बैलेंस। इन फिगर 6.5 इक्विलिब्रियम आउटपुट इज एसोसिएटेड विद द ट्रेड डेफिसिट इक्वल टू द डिस्टेंस बी सी, ठीक है। 6.5 फिगर में जो इक्विलिब्रियम का आउटपुट है वो ट्रेड डेफिसिट से एसोसिएटेड है, संबंधित है, जो डिस्टेंस जो बी सी की जो डिस्टेंस है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ये जो बी है, ठीक है, और ये जो सी है इसकी जो डिस्टेंस है ये ट्रेड डेफिसिट है, ठीक है। टू एग्जामिन द इफेक्ट्स ऑफ एन इंक्रीज इन ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर, ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर में जो बढ़ोतरी हुई है, वृद्धि जो हुई है, उसके इफेक्ट्स का परीक्षण करने के लिए मान लो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ गया है, ठीक है। वी एज्यूम ए सिचुएशन, हम एक ऐसी सिचुएशन को सोचते हैं जहाँ जब एट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम,
इनकम के इक्विलिब्रियम लेवल पर ट्रेड इज बैलेंस, ट्रेड को बैलेंस किया जाता है सो दैट ताकि वाई एंड वाई टी बी आर सेम, की जो इनकम है और इनकम जो ट्रेड बैलेंस पर है वो दोनों सेम हो जाए। ठीक है। इफ द गवर्नमेंट इंक्रीज इज स्पेंडिंग, यदि सरकार स्पेंडिंग बढ़ा देती है, एज शोन इन फिगर 6.6, जैसा कि फिगर 6.6 में दिखाया गया है, द एग्रीगेट डिमांड लाइन मूव्स अप, जो एग्रीगेट डिमांड लाइन है वो मूव्स अप, ऊपर की ओर चली जाती है, मतलब बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ गई क्योंकि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ गई। फ्रॉम डी डी टू डी डी, मतलब ये जो डिमांड है ये क्या है, ये पहले तो इतनी थी डी डी, ठीक है, लेकिन अभी क्या होगा, अभी गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग करना शुरू कर दिया तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई, यहाँ तक आ गई एग्रीगेट डिमांड, इक्विलिब्रियम यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। एंड इक्विलिब्रियम मूव्स अप टू ई टू ई, जो इक्विलिब्रियम है यहाँ से यहाँ पर आ गया, इक्विलिब्रियम भी बढ़ गया। एंड इनकम इंक्रीजेज फ्रॉम वाई टू वाई, और जो इनकम है वो क्या है, यहाँ से यहाँ तक बढ़ गई। ठीक है, ये यहाँ तक इक्विलिब्रियम यहाँ तक आ गया। द नेट एक्सपोर्ट शेड्यूल एज अ फंक्शन ऑफ आउटपुट डज नॉट शिफ्ट एज जी डज नॉट एंटर द एक्स और एम रिलेशन डायरेक्टली। जो नेट एक्सपोर्ट की जो शेड्यूल है, ठीक है, वो आउटपुट के फंक्शन के रूप में शिफ्ट नहीं होता है, क्योंकि जो जी है गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो प्रत्यक्ष रूप से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में एंटर नहीं करता। मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी तो देश से ही बनी हुई चीज़ों में तो एक्सपेंडिचर करेगी, डिमांड तो देश में बनी हुई चीज़ों पर एक्सपोर्ट करेगी, इंपोर्ट नहीं करेगी, वो एक्सपोर्ट भी नहीं करेगी। द इंक्रीज इन आउटपुट इज क्लियरली लार्जर देन द इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में इंक्रीज होने की बजाय जो आउटपुट में इंक्रीज होगी वो स्पष्ट रूप से बड़ी होगी। देयर इज अ मल्टीप्लायर इफेक्ट, इसमें आप मल्टीप्लायर इफेक्ट आ जाएगा। दिस इज सिमिलर टू द क्लोज्ड इकोनॉमी केस, यह क्लोज्ड इकोनॉमी के केस के बराबर है। ओनली दैट द मल्टीप्लायर इज स्मॉलर, केवल मल्टीप्लायर स्मॉलर है, केस वही है। द डिमांड डी डी कर्व इज फ्लैटर देन द क्लोज्ड इकोनॉमी ए डी कर्व, जो डी डी कर्व है वो फ्लैटर कर्व है। ठीक है, जो क्लोज्ड इकोनॉमिक में ए डी कर्व जो थी उससे ज्यादा फ्लैटर होगी। हाउएवर, हालांकि द इंक्रीज इन आउटपुट, आउटपुट में जो इंक्रीज है फ्रॉम वाई टू वाई, ठीक है, मतलब वाई से वाई तक बढ़ गया था जो आउटपुट है वो, लीड्स टू ए ट्रेड डेफिसिट, वो ट्रेड डेफिसिट की ओर ले जाता है, इक्वल टू बी सी, जो बी सी के इक्वल होगा। ठीक है, वहां तक क्या हो जाता है, ट्रेड डेफिसिट हो जाता है। द ट्रेड डेफिसिट एंड द स्मॉलर मल्टीप्लायर बोथ अराइज फ्रॉम द सेम कोज, जो ट्रेड डेफिसिट है और स्मॉलर मल्टीप्लायर जो है वो केवल एक ही चीज से, एक ही कारण से बढ़ता है। कौन सा कारण हो, एन इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड में इंक्रीज होगी। नाउ फॉल्स नॉट ओनली ऑन, और ये जो डिमांड है ये फॉल्स गिरती है किसके ऊपर, नॉट ओनली ऑन डोमेस्टिक गुड्स, न केवल डोमेस्टिक गुड्स की डिमांड बढ़ी है बट आल्सो ऑन फॉरेन गुड्स, बल्कि फॉरेन गुड्स की भी डिमांड बढ़ी है। ठीक है, दिस एज एक्सप्लेन अर्लियर, यह जैसा कि पहले एक्सप्लेन किया गया था, लीड्स टू स्मॉलर मल्टीप्लायर, ये स्मॉलर मल्टीप्लायर पर लेकर चला जाता है। एंड बिकॉज सम ऑफ द इंक्रीज फॉल्स ऑन इंपोर्ट, और इसीलिए क्योंकि जो कुछ इंक्रीज जो है डिमांड में जो इंक्रीज है वो इंपोर्ट पर गिरती है एंड एक्सपोर्ट पर गिरती है, एक्सपोर्ट रिमेन्स अनचेंज, जो एक्सपोर्ट जो है वो रिमेन अनचेंज होता है, क्योंकि डिमांड ही तो बढ़ी है, हमारी डिमांड बढ़ी है, हमें ही मंगवाना पड़ेगा, बेचना थोड़ी ना पड़ेगा, एक्सपोर्ट तो सेम ही रहेगा। द रिजल्ट इज ए ट्रेड डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, ट्रेड डेफिसिट होगा। जब भी इंपोर्ट करते हैं ना एक्सपोर्ट से ज़्यादा, चाहे किसी भी कारण से हम कर रहे हैं, ट्रेड डेफिसिट की ओर लेके जाएगा वो। ये तो वही बात होगी, हमारे पास इनकम बहुत कम है, बाहर से चीज़ें ज़्यादा मंगवाते हैं, बेचते कम है। एक दुकान वाला है, कोई किसी ने दुकान खोल रखी है, 100 रुपये की चीज़ लेकर के आता है, बेचता 50 की है, ट्रेड डेफिसिट है उसका। ठीक है, और ट्रेड सरप्लस कब होगा, 50 रुपये की चीज़ लेकर के आएंगे, वही 50 रुपये की चीज़ 200 रुपये में वो बेच देगा, सेम ट्रेड सरप्लस होगा उसका। दिस टू इम्प्लीकेशंस आर इंपॉर्टेंट, ये दोनों इम्प्लीकेशंस इंपॉर्टेंट हैं। द मोर ओपन द इकोनॉमी, इकोनॉमी जितनी ज़्यादा ओपन होगी, द स्मॉलर द इफेक्ट ऑन इनकम, इनकम पर उतना ही कम इफेक्ट पड़ेगा, एंड द लार्जर द एडवर्स इफेक्ट ऑन ट्रेड बैलेंस, और ट्रेड बैलेंस पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, सपोज ए कंट्री हैज अ रेशियो ऑफ इंपोर्ट्स टू जीडीपी ऑफ अराउंड 70%, मान लो कि एक देश का जीडीपी के संदर्भ में इंपोर्ट का रेशियो 70% है। ठीक है, जीडीपी उसकी इतनी है और 70% उसका क्या है, इंपोर्ट होता है। दिस इंप्लाइज दैट व्हेन डिमांड इंक्रीजेज, इसका मतलब ये है कि जब डिमांड बढ़ेगी रफली 70%,
ठीक है। मतलब लगभग 70% तक अगर डिमांड बढ़ती है ऑफ दिस इंक्रीज डिमांड, ये जो 70% डिमांड इंक्रीज हुई, इसके जो डिमांड है गोज टू हायर इम्पोर्ट, ये हायर इम्पोर्ट को बढ़ा देगी, मतलब इम्पोर्ट को ज़्यादा बढ़ा देगी। एंड ओनली 30% टू एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स, केवल 30% जो डिमांड है वो फॉर डोमेस्टिक गुड्स की डिमांड है। ठीक है। एंड इंक्रीज इन जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में जी बढ़ोतरी होती है, इज दस लाइकली टू रिजल्ट इन ए लार्ज इंक्रीज, वो उसका जो संभावना है कि उसका जो रिजल्ट होगा वो एक लार्ज इंक्रीज इन कंट्रीज ट्रेड डेफिसिट, कंट्री के जो ट्रेड डेफिसिट है उसमें काफ़ी ज़्यादा लार्ज इंक्रीज हो जाएगी, मतलब ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। एंड ए स्मॉल इंक्रीज इन आउटपुट, और आउटपुट यदि थोड़ी मात्रा में बढ़ता है एंड इनकम थोड़ी मात्रा में बढ़ती है, मेकिंग डोमेस्टिक डिमांड एक्सपेंशन, वो डोमेस्टिक डिमांड को बढ़ा देंगे। एंड अन अट्रैक्टिव पॉलिसी फॉर द कंट्री, वो कंट्री के लिए एक अनाकर्षित नीति होगी। ठीक है। एनी क्वेश्चन? ये इंटरडिपेंडेंट इनकम, इंक्रीज इन फॉरेन डिमांड, कल पढ़ेंगे इसको।